गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो अपन देखेंगे वो है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। इसका कुछ भाग जो है वो पिछले क्लास में अपन ने देख लिया था। इसमें माना था अपन ने कि मान लिया दो प्रकाश तरंगे हैं जिनमें एक का विस्थापन समीकरण है y1 बराबर a1 sin ओमेगा t और दूसरी जो प्रकाश तरंग है उसका विस्थापन समीकरण मान लिया y2 बराबर a2 sin ओमेगा t प्लस 5। ये दो प्रकाश तरंगें ली थी। इन दोनों प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण करवाया जिनका आयाम लगभग समान है, आवृत्ति समान है और कलांतर जो है वो समय के साथ निश्चित है। ये दोनों तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग बनती है जिसका समीकरण पिछली क्लास में अपन ने देखा था r बराबर, जिसका परिणामी जो समीकरण है वो y बराबर r sin ओमेगा t प्लस थीटा प्राप्त हुआ था। यह परिणामी तरंग का समीकरण प्राप्त हुआ जिसमें r परिणामी तरंग का परिणामी आयाम है। तो देखो परिणामी आयाम तो क्या प्राप्त हुआ था, परिणामी जो आयाम आया था वो तो अपने पास था r बराबर a1 स्क्वायर पहली तरंग के आयाम का स्क्वायर, a2 स्क्वायर दूसरी तरंग के आयाम का स्क्वायर इंटू 2 a1 a2 cos फाई, जहां फाई अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगों के मध्य कलांतर है, उनका रूट। यह परिणामी आयाम आया था और इसमें एक शर्त ली थी कि यदि अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगों के आयाम बराबर हो, यानी कि a1 बराबर a2 बराबर मान लिया क्या हो, a0 हो, तो परिणामी आयाम क्या आ जाएगा। देखो r बराबर आ जाएगा, यहाँ a0 रख दें, यहाँ a0 रख दें और यहाँ a0 रख दें, दोनों के मान बराबर रख दें तो यह आ जाएगा 2a0 cos 5/2। यह परिणामी आयाम है कब, जब अध्यारोपित होने वाले तरंगों के आयाम क्या हो, बराबर हो, तो परिणामी तरंग का आयाम ये होगा। यहां तक अपन ने जो है पिछली क्लास में देख लिया था। अब अपन देखेंगे कि अगर ये दो तरंगें अध्यारोपित होती हैं और व्यतिकरण होता है और परिणामी तरंग बनती है तो उस परिणामी तरंग की परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो अध्यारोपण पर जो परिणामी तरंग है तो परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी। तो देखो तीव्रता कैसे ज्ञात करें। अपने को पता है परिणामी तरंग की, किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के प्रोपोर्शनल होती है, उसके समानुपाती होती है। तो जो तीव्रता है वो प्रोपोर्शनल होती है आयाम के स्क्वायर के, आयाम का वर्ग। तो मान लिया कि परिणामी तरंग जो है उसकी परिणामी तरंग की तीव्रता I है, तो I प्रोपोर्शनल होगी परिणामी तरंग के आयाम के स्क्वायर के। समानुपाती चिन्ह को हटाएं तो एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं तरंग नियतांक। तो तरंग नियतांक के r स्क्वायर। अब यहां से परिणामी तरंग का जो आयाम है वो फॉर्मूला यहां रखें तो परिणामी तरंग की तीव्रता क्या आ जाएगी, I बराबर k रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 पूरे का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा और परिणामी तरंग की अपने पास तीव्रता आ जाएगी I बराबर k, अंदर गुणा कर दें तो a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos 5 स्क्वायर से रूट हट जाएगा और k का अंदर गुणा कर देंगे तो ये परिणामी तरंग की तीव्रता आ जाएगी। अब देखो जिस प्रकार परिणामी तरंग की तीव्रता जो है वो परिणामी आयाम के स्क्वायर इंटू तरंग नियतांक k के गुणनफल के बराबर है, ठीक उसी प्रकार पहली तरंग की तीव्रता क्या होगी, अध्यारोपित होने वाली पहली तरंग का आयाम कितना है a1, तो आयाम के स्क्वायर, पहली तरंग के आयाम के स्क्वायर इंटू k तरंग नियतांक के गुणनफल के बराबर। ठीक इसी प्रकार दूसरी तरंग की तीव्रता क्या होगी, I2 बराबर k a2 स्क्वायर। तो I1 और I2 के मान यहां रखें तो परिणामी तरंग का समीकरण क्या, परिणामी तरंग की तीव्रता आ जाएगी I बराबर I1 स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस देखो 2k a1 a2 cos 5 है, आप इसको कुछ इस तरह से लिखें 2 रूट k a1 का स्क्वायर इंटू रूट k a2 का स्क्वायर cos 5। तो ये I1 हो जाएगा और ये
I2 हो जाएगा। तो परिणामी तरंग की तीव्रता आ जाएगी I बराबर I1 स्क्वायर, सॉरी I1 का स्क्वायर नहीं होगा, के A1 स्क्वायर पूरा जो है वो I1 के बराबर है, के A2 स्क्वायर पूरा I2 के बराबर है। तो ये I1 और I2 आएगा। तो ये I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 और cos 5 एक साथ लिखे तो परिणामी तरंग की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5, ये परिणामी तरंग की तीव्रता आ जाएगी। तो ये परिणामी तरंग की तीव्रता है I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5। अब इसमें देखें कि यदि दोनों तरंगों का आयाम समान है, अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगें समान आयाम की हैं, तो दोनों की तीव्रता भी क्या होगी? समान होगी। तो अतः I1 भी बराबर होगा किसके? I2 के, और बराबर मान लेते हैं I0। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में जो है परिणामी तरंग की तीव्रता क्या आ जाएगी? I बराबर I0 2 रूट I0 इंटू I0 cos 5, ये 2I0 हो जाएगा। तो 2I0 और 2I0 ये हो जाएगा, I0 का स्क्वायर हो जाएगा जो रूट हट जाएगा, और cos 5। 2I0 को बाहर निकाल लें, अंदर आ जाएगा 1 प्लस cos 5। तो cos 5 को जो है हाफ एंगल के फॉर्मूले में तोड़े तो ये आ जाएगा अपने पास 2I0 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 माइनस 1। हाफ एंगल के फॉर्मूला को लगा दिया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर 5 बाई 2 से 2I0 को गुणा करें तो आ जाएगा 4 I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। यानी परिणामी तरंग की तीव्रता क्या आई? परिणामी तरंग की तीव्रता आ जाएगी अपने पास 4 I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2। देखो परिणामी तरंग की तीव्रता आप सीधे यहाँ आयाम के अंदर जो है वर्क करके भी निकाल सकते हैं। परिणामी तरंग का आयाम क्या था? R बराबर 2A0 cos 5 बाई 2। वहां से भी आप परिणामी तरंग की तीव्रता निकाल सकते हैं, क्योंकि तीव्रता I बराबर क्या होगा? K R स्क्वायर। तो K R का मान लिख दो आप सीधा 2A0 cos 5 बाई 2, इससे लिख दें तो इसका स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? K 4A0 का स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2, तो 4 K A0 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई 2, और 4 ये K A0 का होल स्क्वायर ये अध्यारोपित होने वाली तरंगों की तीव्रता होगी, तो इसको आप लिख देंगे 4I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2, ये परिणामी तरंग की तीव्रता होगी। तो आप डायरेक्ट अगर ये आयाम ध्यान में है अगर तो डायरेक्ट तीव्रता निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी परिणामी तरंग की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो अपन ने निकाला परिणामी तरंग का आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता जब कलांतर कितना हो? कलांतर दोनों अध्यारोपित होने वाली तरंगों के मध्य फाई हो। अब विशेष कंडीशन लेते हैं कि जब आपका कलांतर जो है वो पाई का समगुणज हो, या फिर कलांतर आप पाई का विषम गुणज हो, तो उन परिस्थितियों में जो है परिणामी तरंग की आयाम और तीव्रता क्या होंगे। यानी कि अपने को अब कंडीशन देखनी है कि समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है और परिणामी तरंग का आयाम क्या होता है। तो देखिए इन दो तरंगों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग का आयाम आया वो तो अपने पास था R बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos 5, और अगर दोनों A1 बराबर है A2 के और वो मान लिया A0 के बराबर है, तो उस स्थिति में आयाम क्या होगा? R बराबर 2A0 cos 5 बाई 2। इसी प्रकार ये तो है आपका आयाम, और तीव्रता क्या आई? जब कलांतर फाई हो उस स्थिति में तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 cos 5, और यदि I1 बराबर हो I2 बराबर हो I0, यानी कि अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगों की तीव्रता समान हो, तो उस स्थिति में तीव्रता क्या आ जाएगी? I बराबर 4 I0 cos स्क्वायर 5 बाई 2।
ये अपन ने निकाल लिया। अब अपन देखते हैं कि जो व्यतिकरण हो रहा है समपोषी या विनाशी, तो उस स्थिति में परिणामी आयाम और परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी। तो पहले ले लेते हैं, यदि समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए देखो अपन ने देखा था कि समपोषी व्यतिकरण कब घटित होता है। समपोषी व्यतिकरण तभी घटित होता है जब कलांतर, अध्यारोपित होने वाले तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो पाई का क्या हो, समगुणज हो। तो समपोषी व्यतिकरण होगा यदि फाई बराबर क्या हो, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट 2n पाई, यानी कि पाई के समगुणज मानों के लिए कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है। तो इस स्थिति में देखिए cos फाई का मान क्या होगा, cos फाई का मान क्या आ जाएगा, cos 2n पाई, और cos 2n पाई का मान कितना होता है, cos 2n पाई का मान होता है 1। cos 2n पाई का मान कितना होगा 1, cos 0 का 1 होता है, 2 पाई का 1 होता है, 4 पाई का 1 होता है, पाई के सभी समगुणज मानों पर cos फाई का मान कितना होता है 1। तो उस स्थिति के अंदर देखो परिणामी आयाम तो क्या आ जाएगा, इसको मान लें समीकरण नंबर 4 और इसको मान लें समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 से समपोषी व्यतिकरण में अध्यारोपण के पश्चात जो परिणामी तरंग बनेगी उसका आयाम क्या होगा, यदि आपका व्यतिकरण कौन सा हो रहा है, समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। तो आयाम आ जाएगा आपका r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और cos फाई का मान क्या रख दें, +1। cos फाई का मान कितना रख दें, +1। तो आ जाएगा r बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ये रूट था परिणामी तरंग के आयाम का जो समीकरण है उसमें, तो होल स्क्वायर का रूट। तो परिणामी तरंग का आयाम क्या आ जाएगा, r बराबर a1 प्लस a2। यानी जब आपका कौन सा व्यतिकरण हो रहा हो, समपोषी व्यतिकरण हो रहा हो, तो समपोषी व्यतिकरण के अंदर परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर। और यदि a1 बराबर क्या हो, a2 बराबर मान लिया a0, समान आयाम वाली तरंगें अध्यारोपित होती हैं, तो आयाम का मान जो है उस स्थिति में क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और कितना होगा, a0 प्लस a0, यानी कि कितना आ जाएगा 2a0। तो समपोषी व्यतिकरण में आयाम का मान अधिकतम होता है और वो अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होता है। यह तो बात हुई आयाम की कि समपोषी व्यतिकरण में आयाम क्या होगा, तो दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर, और अगर समान आयाम वाली आ रही हैं तो प्रारंभिक आयाम का दुगुना अपने को प्राप्त होता है। अब देखें तीव्रता क्या होगी, तो तीव्रता देखो तीव्रता क्या होगी, तो तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, I बराबर I1 I2 2 रूट I1 I2 cos फाई, और cos फाई का मान समपोषी व्यतिकरण के लिए कितना हो जाएगा, +1। तो यहाँ +1 रखें, तो तीव्रता आपकी आ जाएगी I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, I1 के स्क्वायर का रूट का स्क्वायर लिख दें, I1 के रूट का होल स्क्वायर, और I2 को लिख दें I2 के रूट का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 और रूट I2। देखिए I1 के रूट का स्क्वायर प्लस I2 के रूट का स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 रूट I2, ये हो जाएगा रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो तीव्रता आ जाएगी I बराबर रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होगी, दोनों तरंगों अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगों की तीव्रताओं के वर्गमूलों के योग के वर्ग के बराबर जो है वो परिणामी तरंग की तीव्रता होगी। अब अगर देखें कि अगर अध्यारोपित होने वाले तरंगों का आयाम समान है तो तीव्रता भी समान होगी, और तीव्रता समान होगी तो समपोषी व्यतिकरण में परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी। तो यदि आपका I1 बराबर हो I2 के और वो बराबर हो किसके, I0 के, तो परिणामी तरंग की तीव्रता क्या आ जाएगी, देखो I का मान जो है वो कितना हो जाएगा, I बराबर आ जाएगा रूट I0 प्लस
रूट आई 0 और पूरे का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 रूट आई 0 का होल स्क्वायर, यानी कि 4i0। ये तीव्रता जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कौन से व्यतिकरण में, समपोषी व्यतिकरण में। तो देखो समपोषी व्यतिकरण में आयाम प्रारंभिक आयाम का दुगुना और तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी प्राप्त होती है। अब व्यतिकरण में जो है समपोषी व्यतिकरण में तरंगे किस प्रकार बनेंगी उसको भी देखें। तो मान लिया जैसे ये कोई प्रकाश तरंग है, इसके साथ समान आवृत्ति वाली एक दूसरी प्रकाश तरंग जिसका आयाम जो है वो इससे थोड़ा सा कम है और कलांतर दोनों का मान लिया क्या है, 0 है। 0 कलांतर और अलग अलग आयाम वाली दो तरंगे अगर आपस में अध्यारोपित होती हैं, देखो समान आयाम वाली होंगी तो फिर एक दूसरे के ऊपर ही बनेंगी। तो मान लिया एक प्रकाश तरंग का आयाम थोड़ा सा अधिक है किससे, दूसरी प्रकाश तरंग से, और इनका जो कलांतर है वो मान लिया फाई का मान कितना है, 0 है, यानी कि दोनों साथ साथ चल रही हैं। तो जो परिणामी तरंग बनेगी उस परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा, दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर। तो जो परिणामी तरंग बनेगी वो इस तरह से बनेगी, उसका आयाम जो है वो दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। तो कुछ इस तरह से जो है वो समपोषी व्यतिकरण होगा जिसमें आयाम प्रारंभिक आयाम का दुगुना और तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी प्राप्त होती है। तो ये तो है आपकी परिणामी तरंग, ये वाली जो तरंग आ रही है वो है परिणामी तरंग, परिणामी तरंग जिसका आयाम क्या होगा, इसका आयाम होगा r बराबर a1 प्लस a2, दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर। और ये हैं आपकी अध्यारोपित होने वाली तरंगे, अध्यारोपित होने वाली तरंगे। तो देखो अगर दो प्रकाश तरंगे जैसे कि 0 यहां पाई कलांतर, 2 पाई, 3 पाई, ये कला कोण है 4 पाई, 5 पाई, तो तरंगे जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं, यानी कि इनका कलांतर कितना है, 0। तो 0 कलांतर और लगभग समान आयाम वाली तरंगे इस तरह से अध्यारोपित होती हैं, तो परिणामी तरंग जो बनेगी उसका आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा। और अगर तीव्रता देखें तो प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी प्राप्त होती है। तो ये तो था व्यतिकरण के अंदर समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन की। अगर समपोषी व्यतिकरण, और समपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब कलांतर पाई का समगुणज हो, या फिर पथांतर के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। कलांतर और पथांतर में एक संबंध होता है, कलांतर फाई बराबर होता है 2 पाई अपन लैम्डा कलांतर पथांतर, यह संबंध होता है कलांतर और पथांतर। इसमें आप आसानी से जो है फाई का मान कितना रख दें, 2n पाई, समपोषी व्यतिकरण की कंडीशन लगा दें तो 2n पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि डेल बराबर क्या आ जाएगा, n लैम्डा आ जाएगा। तो समपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब कलांतर पाई का समगुणज हो, या फिर आप पथांतर की भी शर्त ले सकते हैं। पथांतर क्या है, n लैम्डा, यानी लैम्डा का पूर्ण गुणज मान। तो पथांतर आपका 0 हो, प्लस माइनस लैम्डा हो, प्लस माइनस 2 लैम्डा हो, प्लस माइनस 3 लैम्डा हो, यानी सभी लैम्डा के पूर्ण गुणज मानों के लिए जो है कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। तो ये तो थी समपोषी व्यतिकरण की शर्त। अब अगर दूसरी देखें कि मान लो आपका व्यतिकरण कौन सा हो, विनाशी व्यतिकरण हो, तो विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम क्या होगा और परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होगी, ये देखते हैं। तो देखो समपोषी व्यतिकरण के लिए तो क्या है अपने पास, यही लिख देते हैं। समपोषी व्यतिकरण अगर है तो समपोषी व्यतिकरण के लिए आपका कलांतर तो क्या होना चाहिए, ये तो शर्त है समपोषी व्यतिकरण की कि कलांतर जो है वो 2n पाई के बराबर होना चाहिए, पाई का समगुणज होना चाहिए। या फिर पथांतर जिसको डेल से दर्शाएंगे वो कितना होना चाहिए, n लैम्डा, यानी कि लैम्डा का पूर्ण गुणज हो। तो उस स्थिति में आपका व्यतिकरण जो है वो समपोषी व्यतिकरण होगा। और समपोषी व्यतिकरण अगर होता है तो अपन ने देखा परिणामी तरंग का जो आयाम है वो तो प्रारंभिक आयाम का दुगुना होगा और तीव्रता जो है वो 4 गुनी होगी। तो आयाम तो क्या आ जाएगा, 2a0, प्रारंभिक आयाम का दुगना, और तीव्रता क्या आ जाएगी, 4i0, यानी प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी। अब अगर देखें कि मान लिया व्यतिकरण कौन सा हो, विनाशी व्यतिकरण हो, विनाशी व्यतिकरण। देखो विनाशी व्यतिकरण की घटना घटित कब होती है, जब आपका जो है कलांतर पाई का विषम गुणज हो, यानी कि कलांतर का मान जो है वो क्या हो, पाई हो, 3 पाई हो, 5 पाई हो, 7 पाई हो,
डॉट डॉट 2n-1 पाई हो, यानी कलांतर पाई का विषम गुणज हो उन परिस्थितियों में, या फिर पथांतर जो है वो λ/2 का विषम गुणज हो, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, उसी फॉर्मूले से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो 2n-1 λ/2 हो, यानी कलांतर पाई का विषम गुणज या पथांतर λ/2 का विषम गुणज हो, तो उन स्थितियों में जो है वो विनाशी व्यतिकरण घटित होता है। और इसमें परिणामी तरंग का आयाम और तीव्रता क्या होगा वो देखते हैं। तो देखो पाई के विषम गुणज मानों के लिए cos का मान क्या होगा, cos फाई बराबर cos 2n-1 पाई, और इसका मान कितना होता है -1। तो उस स्थिति में आयाम तो क्या आ जाएगा, r बराबर a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई का रूट। तो इसमें cos फाई की जगह कितना लिख दें, -1। तो परिणामी तरंग का आयाम क्या आ जाएगा, r बराबर a1² प्लस a2² माइनस 2a1 a2 और पूरे का रूट, ये परिणामी तरंग का आयाम आ जाएगा। तो ये होगा r बराबर a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर और पूरे का रूट, यानी कि आयाम क्या आ जाएगा, अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर। तो परिणामी तरंग का आयाम तो आया r बराबर a1 माइनस a2। यदि आप ले लें कि a1 बराबर हो किसके, a2 के, और वो मान लो कितना हो a0, यानी कि अध्यारोपित होने वाले दोनों तरंगें समान आयाम के अध्यारोपित हो और विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन में अध्यारोपित होती हैं, तो उस स्थिति में आयाम क्या आ जाएगा परिणामी, वो होगा मिनिमम। और मिनिमम कितना हो जाएगा, a0 माइनस a0 बराबर 0। तो आयाम तो आपका मिनिमम होगा और वो कितना होगा, 0 होगा। कब, जब विनाशी व्यतिकरण हो रहा हो और समान आयाम वाली तरंगें अध्यारोपित हो रही हूं। अब देखें तीव्रता क्या होगी, तो तीव्रता क्या होगी, तीव्रता I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 cos फाई। cos फाई का मान क्या रख दें, -1, और इसको आप लिख दें I1 के रूट का होल स्क्वायर प्लस I2 को लिख दें I2 के रूट का होल स्क्वायर, रूट से होल स्क्वायर कट जाएगा, वापस यही माना जाएगा 2 रूट I1 और रूट I2। cos फाई का मान -1 रखेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके I1 रूट माइनस I2 के रूट का होल स्क्वायर, तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये तीव्रता आ जाएगी I का मान। ठीक है, यदि आप ले लें कि यदि I1 बराबर I2, I1 बराबर क्या हो, I2 बराबर मान लिया I0 हो, तो उस स्थिति में परिणामी तरंग की तीव्रता क्या आ जाएगी, I बराबर आ जाएगा आपका रूट I0 माइनस रूट I0 का होल स्क्वायर। तो तीव्रता का मान भी जो है वो मिनिमम आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 0। तो ये है विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण होगा यदि समान आयाम वाली तरंगें अध्यारोपित होती हैं तो परिणामी तरंग का आयाम 0, परिणामी तरंग की तीव्रता भी 0 प्राप्त होगी विनाशी व्यतिकरण में। शर्त देखें विनाशी व्यतिकरण में तरंगों का अध्यारोपण किस तरह से आप समझ सकते हैं। तो मान लिया ये कोई प्रकाश तरंग है जिसके साथ विपरीत कलांतर वाली प्रकाश तरंग अध्यारोपित होती है। मान लिया पाई कलांतर पर अध्यारोपित होती है, क्योंकि पाई कलांतर होगा, कलांतर का मान पाई होगा, तो उस स्थिति के अंदर जो है आपका कौन सा व्यतिकरण होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो मान लिया यहाँ पर कलांतर कितना है, पाई है। ठीक है, और आयाम मान लिया A1 बराबर है A2 बराबर A0, यानी दोनों तरंगें समान आयाम वाले अध्यारोपित हो रही हैं। तो ये इसके पाई कलांतर पीछे से शुरू होगी, दूसरी जो प्रकाश तरंग अध्यारोपित होगी समान आयाम की है, तो वो इस तरह से चलेगी। इस तरह से अध्यारोपण होगा। तो ये तो हैं दोनों अध्यारोपित होने वाली प्रकाश तरंगें। अध्यारोपित होने वाली तरंग। अब परिणामी तरंग जो बनेगी वो अध्यारोपण यहां से शुरू होगा, ये कलाकोण पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, तो यहां से अध्यारोपण शुरू होगा, दोनों तरंगें मिलना यहां से शुरू होंगी। तो परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, दोनों का समान आयाम की है, इसलिए परिणामी आयाम क्या हो जाएगा, दोनों तरंगों का 0। तो परिणामी तरंग जो हो 0 आयाम वाली बनेगी, यानी कि दोनों के अक्ष से गुजरेगी। तो ये है परिणामी तरंग।
परिणामी तरंग जिसका आयाम भी क्या है 0 और तीव्रता भी क्या है 0। तो इस तरह से परिणामी तरंग बनेगी कौन से व्यतिकरण में? विनाशी व्यतिकरण में। कब? जब आयाम समान हो। तो समान आयाम होगा तो शून्य तीव्रता की तरंग बनेगी, शून्य आयाम वाली बनेगी। और अगर किसी एक तरंग का आयाम अधिक है तो थोड़ा सा दोनों आयामों के अंतर के बराबर आयाम वाली जो है परिणामी तरंग बनेगी विनाशी व्यतिकरण में। तो ये था विनाशी व्यतिकरण। अब जो है अपन देखेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग ने जो है सबसे पहले व्यतिकरण को पर्दे पर प्रेक्षित किया और उसको जो है सफलतापूर्वक समझाया कि किस प्रकार तरंगों से मिलाने पर अंधकार या फिर उजाला अधिक तीव्रता की तरंगें प्राप्त होती हैं। तो वो देखेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।